हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 का जो कल लेसन स्टार्ट किए थे हम लोग फूड एंड हेल्थ, उसका लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं बैलेंस डाइट के बारे में। कल हम लोगों ने पढ़ा था फूड के बारे में कि फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। फूड की वैरायटीज़ हम लोग पढ़े थे, राजस्थानी फूड है, बंगाली फूड है, अलग अलग तरह स्टेट के अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के क्लाइमेट्स होते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह की फसल उगती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का अलग अलग भोजन होता है। तो अलग अलग फूड वैरायटीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हमें फूड से जो न्यूट्रिएंट्स मिलती है उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था, विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, रफेज के बारे में पढ़ा था। रफेज को हम फाइबर के नाम से भी जानते हैं, जिसे मैंने रेशा के बारे में बताया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बैलेंस डाइट के बारे में कि बैलेंस डाइट होता क्या है, आखिर बैलेंस डाइट को की हमें क्यों ज़रूरत होती है, बैलेंस डाइट क्या है, इसको सबसे पहले यहाँ समझेंगे। बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड का मतलब होता है संतुलित और डाइट का मतलब होता है आहार या भोजन या फूड। तो संतुलित आहार या भोजन हम किसे कहेंगे उसी को मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अ डेली डाइट दैट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। मतलब हम रोज जो भोजन करते हैं उस भोजन में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स अगर सही मात्रा में मौजूद हैं। सही मात्रा से मेरा मतलब यह है कि हमारे शरीर को जो ज़रूरत है, हमारे शरीर को जितने कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, हमारे बॉडी को जितने तरह की विटामिन्स की ज़रूरत है, हमारे बॉडी को जिन जिन मिनरल्स की ज़रूरत है, हमारे बॉडी को जितने रफेज की ज़रूरत है, यानी हमारे बॉडी के अनुसार हमारे भोजन में मौजूद अगर सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में मौजूद हैं तो उस भोजन को हम बैलेंस डाइट कहेंगे। बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार कहेंगे। एक बात यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बैलेंस डाइट हर इंसान का, हर आदमी का एक नहीं हो सकता है। जैसे कि इंसान की बहुत कैटेगरीज है। एक मेहनतकश जो मजदूर है, जो कड़ी धूप में बहुत मेहनत करता है, तो उसके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो हार्ड वर्क करता है। हार्ड वर्क में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और कल मैंने आपको पढ़ाया था कि ज़्यादा एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है। तो हम कहना ये चाह रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा है, उसे सिर्फ दूध चाहिए, वो चावल रोटी सब्जी अनाज नहीं खाता है। हम कहना यह चाह रहे हैं कि अलग अलग लोगों के लिए बैलेंस डाइट अलग है। हमारा बैलेंस डाइट कुछ होगा, आपका बैलेंस डाइट कुछ होगा, आपके मम्मी का बैलेंस डाइट कुछ होगा, आपके छोटे भाई बहन का बैलेंस डाइट कुछ होगा, आपके दादा दादी का बैलेंस डाइट कुछ होगा। यानी हम कहना यह चाह रहे हैं कि अलग अलग उम्र के पड़ाव में लोगों की शरीर की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। तो शरीर की ज़रूरतों के अनुसार उनको बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। यानी बैलेंस डाइट वह भोजन है जिसमें आपके शरीर की ज़रूरत के अनुसार सभी न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में मौजूद हैं, राइट अमाउंट में प्रेजेंट हैं। तो उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहेंगे। मुझे आशा है कि आप लोग बैलेंस डाइट को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बैलेंस डाइट सभी तरह के लोगों के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि सारे लोगों के शरीर की ज़रूरतें अलग अलग हैं, सबके काम अलग अलग हैं। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, कोई कम मेहनत करता है, कोई मेंटली मतलब लेबर करता है, कोई फिजिकली लेबर करता है। तो सभी लोगों के लिए बैलेंस डाइट हमारे यहाँ अलग है। तो बैलेंस डाइट उस भोजन को हम कहते हैं जिस भोजन में हमारे शरीर के ज़रूरत के मुताबिक, हमारे शरीर के ज़रूरत के अनुसार सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स सही अमाउंट में, राइट अमाउंट में मौजूद हैं। तो उस भोजन को हम बैलेंस डाइट कहेंगे। इसमें मैंने और लिखा है, इट कंटेन्स द नीडेड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। मतलब कि जो बैलेंस डाइट है उसमें जो नीडेड अमाउंट है, हमारे शरीर की जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत के मुताबिक, उस ज़रूरत के अनुसार सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स बहुत तरह के होते हैं, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अनुसार, हमारे शरीर के ज़रूरतों के मुताबिक उसमें मौजूद है। तो उस भोजन को हम बैलेंस डाइट कहेंगे। A balanced diet helps the body to grow, function properly and remain healthy। मतलब कि एक अगर संतुलित भोजन आप करते हैं, मैंने आपको बताया था
कि कल मैंने पढ़ा था अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, सभी न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग काम है। जैसे मैंने बताया था कि विटामिन्स का काम हमें डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है, हमारे डैमेज टिश्यू को रिपेयर करता है। प्रोटीन्स का काम हमारे बॉडी को ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। फाइबर का काम हमारे डाइजेशन के लिए है। तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का काम हमारे शरीर में अलग अलग तरह का होता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमें ये जो संतुलित आहार है, एक जो बैलेंस डाइट है, वो हमारे शरीर को बढ़ने में काफ़ी मदद करता है। हमारे शरीर को प्रॉपर फंक्शन में, मतलब कि हमारा शरीर सही तरीके से काम करे, उसके लिए काफ़ी मदद करता है। और हम स्वस्थ रहें उसके लिए भी काफ़ी मदद करता है। यानी कि आप बैलेंस डाइट अगर लेते हैं तो आपका शरीर अच्छा तरीके से ग्रोथ करेगा, आपका शरीर फिट और हेल्दी रहेगा और आपका शरीर सही तरीके से काम करेगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हर इंसान को बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है, ताकि उसके शरीर की जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के मुताबिक उसे सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स उसे मिल सकें। अब आपका बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए? तो इसके लिए सभी लोगों के पास फ़ोन है, सभी लोगों के पास फ़ोन में गूगल होगा। गूगल में सर्च करिएगा कि माई बैलेंस डाइट, और आप अपना एज लिखेंगे, आपकी उम्र कितनी है। मान लेते हैं कि क्लास 4 में आप पढ़ रहे हैं, तो क्लास 4 में आप की उम्र मान लेते हैं कि 6 7 7 साल 8 साल 8 से 10 साल के बीच में उम्र होगी आपकी अप्रॉक्स। अब उस उम्र का जो एज का जो रेंज है, उस रेंज के बच्चों के लिए एक बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए, ये आप गूगल करेंगे और उसको देखेंगे और उसी के मुताबिक आप अपनी मम्मी को बताएंगे कि आपको भोजन में क्या क्या ज़रूरत है ना। चलिए, तो बैलेंस डाइट हम लोग समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक मैंने लिखा है डाइजेशन। मैंने कल भी बताया था कि बाबू, हम जो खाते हैं, हम अच्छा खाते हैं, इससे ये तय नहीं होता है कि हम बहुत हेल्दी हैं, हम बहुत फिट हैं। नहीं, हम अच्छा खाते हैं और उस अच्छे खाने का सही तरीके से डाइजेशन होता है, पाचन होता है, और उससे जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे शरीर को मिलती है। तब हम कहेंगे कि हाँ, हम अच्छा खाना खाएं और उससे मिलने वाले सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यानी हम कहना यह चाह रहे हैं कि डाइजेशन आपके बैलेंस, आप एक संतुलित आहार लेते हैं, अब उस संतुलित आहार से आपके शरीर को सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स तभी मिलेंगे जब उस फूड का अच्छे तरीके से डाइजेशन होगा। यानी अच्छे तरीके से डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे तरीके से डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो डाइजेशन में क्या कहते हैं? तो द प्रोसेस बाय विच यूजफुल सब्सटेंसेस इन द फूड आर ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन को हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, अगले स्लाइड में हम पढ़ाएंगे डाइजेशन के बारे में। अभी मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि भोजन में मौजूद जो उपयोगी सब्सटेंसेस हैं, जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, उनका सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाना। अब जैसे कि हम खाना खाते हैं तो दांतों से चबाते हैं, तो दांतों से चबाना भी डाइजेशन का एक हिस्सा है और सबसे पहला हिस्सा है। आप जब खाना खाते हैं तो सबसे पहले मुंह में रखते हैं निवाला को, उसके बाद खाना को आप चबाते हैं। तो दांतों से आप अपने खाना को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। तो ये डाइजेशन का सबसे इनिशियल स्टेज है, सबसे प्रारंभिक अवस्था है। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अपने भोजन में मौजूद उपयोगी चीजों को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना, चबाना, काटना को हम लोग डाइजेशन कहते हैं, पाचन कहते हैं। पाचन में हमारे शरीर के बहुत सारे अंग शामिल होते हैं। उसमें सबसे पहला अंग हमारा मुंह है। मुंह से हम अपना भोजन करते हैं, मुंह में अपना निवाला हम रखते हैं, उसको चबाते हैं। तो चबाना भी डाइजेशन की सबसे पहली प्रक्रिया है। तो डाइजेशन में कौन कौन से हमारे शरीर के अंग शामिल होते हैं, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मुंह है, उसके बाद फूड पाइप। ये जो गला आपको दिख रहा है ये आपके पेट तक गया है, इसको हम फूड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड पाइप कहते हैं। उसके बाद आपका पेट हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, छोटी आंत, और लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, बड़ी आंत। तो ये सारे ऑर्गेन हैं। इन ऑर्गेन को एक साथ मिला करके हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। आप आगे हायर क्लासेस में जाइएगा तो आपको बताया जाएगा कि आपका बॉडी बहुत सारा काम करता है और हर काम को करने के लिए आपके बॉडी के बहुत सारे ऑर्गेन उसमें भाग लेते हैं। तो उन सभी ऑर्गेन को एक साथ मिला करके हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। उसमें बहुत तरह का ऑर्गन सिस्टम है, तो मैं उनमें से एक ऑर्गन सिस्टम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा रहा हूँ। और डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके शरीर के कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? तो माउथ, फूड पाइप,
लीवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये ऐसे ऑर्गन हैं कि इन सभी ऑर्गन से आप जो खाना खाते हैं उसका पाचन होता है। तो इसीलिए इन ऑर्गन को एक साथ मिला करके हम डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब इसको हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे अगले स्लाइड में। हेलो बच्चों, अब हम लोग स्लाइड 2 में आ गए हैं। अब यहाँ हम लोगों डाइजेशन को डिटेल में समझेंगे कि डाइजेशन आखिर हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन के अलग अलग ऑर्गन में डाइजेशन में क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप जो भोजन करते हैं उसका डाइजेशन सबसे पहले मुंह से ही शुरू होता है। ठीक है, तो माउथ में क्या मैंने लिखा है, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, मतलब आप जो भोजन करते हैं उस भोजन का डाइजेशन आपके मुंह से शुरू होता है। द फूड वी ईट ग्राइंडिंग इनटू स्मॉल पीसेस बाय द टीथ, आप जो भोजन करते हैं उसको दांतों से आप चबाते हैं, और दांतों से चबाते हैं तो वो जो भोजन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ये आपके भोजन के डाइजेशन की सबसे पहली प्रक्रिया है। द फूड मिक्सेज विद द सैलिवा इन द माउथ, मतलब कि आप जब मुंह में भोजन डालते हैं, चबाते हैं, तो आपके मुंह से एक लार निकलता है और वो उस भोजन में मिल जाता है, जो उस भोजन को निगलने के लायक आसान बना देता है। उस सलीवा को हम लार भी बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में हम सलीवा कहते हैं। तो वो आपके मुंह से निकलता है, उसकी ग्लैंड्स होती हैं, उन ग्लैंड से वो लार निकलता है। और सलीवा इज अ लिक्विड प्रेजेंट इन द माउथ, यानी कि सलीवा एक लिक्विड है, लार है, जो आपके मुंह में मौजूद होता है। इट इज अ डाइजेस्टिव जूस, मतलब कि यह आपके भोजन को पचाने के लायक एक जूस है। विच बिगिंस द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट को पचाना सबसे पहले शुरू करता है। ठीक है, इट ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपल सुगर्स, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट को सिंपल सुगर्स में तोड़ना शुरू कर देता है। यानी कि आपके भोजन का डाइजेशन आपके मुंह से शुरू होता है। जब आप भोजन को चबाते हैं वो आपके भोजन के डाइजेशन की सबसे पहली प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में आपने देखा कि आप दांतों से भोजन को चबा करके तोड़ देते हैं, और दांत और मुंह में मौजूद जो सैलिवा है उस भोजन के साथ, उस फूड के साथ मिल जाता है, और वो सैलिवा एक डाइजेस्टिव जूस है, और वो सबसे पहले आपके भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर शुगर में तोड़ देता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपके मुंह से भोजन कहाँ चला जाता है, फूड पाइप में। फूड पाइप जब आप भोजन को निगलते हैं तो ये फूड पाइप में चला जाता है, और फूड पाइप जो है वो पेट में जाकर के खुलता है। फूड पाइप कहाँ जाकर के खुलता है, पेट में। पेट में क्या होता है, द स्टोमक चून्स द फूड ऑल द टाइम एंड चेंजेस टू अ फाइन पेस्ट, यानी कि पेट में जब खाना जाता है तो पेट में बहुत सारी मसल्स हैं, उन मसल्स के बीच में वो खाना पिसता हुआ रहता है, चून्स करता हुआ रहता है, जिसकी वजह से वो खाना धीरे धीरे क्या होता है, एक पेस्ट के रूप में बदल जाता है। पेस्ट समझते हैं ना, पेस्ट में बदल जाता है। अब द स्टोमक ऐड एसिड टू द फूड, और पेट से एक खास तरह का एसिड निकलता है जो उस भोजन में आपको मिल जाता है। दिस एसिड किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, और वो एसिड क्या करता है, तो वो भोजन में मौजूद किसी भी तरह के जर्म्स को मार देता है। आप जो भोजन करते हैं तो बहुत तरह के जर्म्स भी भोजन के साथ चले जाते हैं, तो पेट से निकलने वाला एसिड उस जर्म्स को मार देता है। आगे देखते हैं, उसके बाद भोजन स्टोमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट इज अ लॉन्ग नैरो ट्यूब, यह एक लंबी और पतली नली है। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत इसको हिंदी में बोलते हैं, यह एक पतली और लंबी नली है। इन दिस डाइजेस्टिव जूसेज फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज मिक्स विद द फूड। अब इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है, तो लीवर और पैनक्रियाज से एक पचने वाला जूस निकलता है भोजन को पचाने के लिए, और वो जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के भोजन के साथ मिल जाता है। जूस कहाँ से निकलता है, तो लीवर से और पैनक्रियाज से, लीवर से और पैनक्रियाज से। These juices digest carbohydrate, protein और फैट्स, ये जो जूस है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सबको पचा देते हैं, सबको डाइजेस्ट कर देते हैं। The digestion of food is completed in small intestine। अब भोजन का पाचन छोटी आंत में पूरी तरह से हो गया, लेकिन इन सभी की प्रक्रियाओं के बाद कुछ भोजन का ऐसा हिस्सा है जो अनडाइजेस्ट रह जाता है, जो नहीं पचता है। तो जो नहीं पचता है वो जाता है आपको लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद वो एक्सक्रेशन के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डाइजेशन को समझा। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा माउथ, फूड पाइप, स्टोमक
और स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसी में लीवर और पैनक्रियाज को भी मैंने समझा दिया है। लीवर और पैनक्रियाज जो डाइजेस्टिव जूसेस निकालती हैं, जो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके भोजन के साथ मिल जाती हैं और भोजन को ज़्यादा डाइजेस्ट कर देती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने फूड और हेल्थ का आज दूसरा लेक्चर देखा, और दो लेक्चर में मैंने 4 स्लाइड्स पढ़ाए हैं। आपको मैंने कल ही बोला था कि नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। कल का वीडियो थोड़ा साफ नहीं गया था, आज वीडियो साफ जाएगा, तो सभी लोग नोट्स अच्छे से बना लेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेंगे, ताकि क्लासेस जब आपकी शुरू होंगी, तो क्लासेस जब शुरू हो जाएंगी तो आपके पास नोट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड होंगे, तो वहाँ लेसन आपको स्कूल में ये पढ़ाया जाएगा, तो नोट्स दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आज यहीं तक। ओके, दैट्स ऑल।